5 जून 1984 की रात पंजाब के अमृतसर में एक ऐसा सैन्य अभियान शुरू होने वाला था जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को अब भारत के अंदर ही सैन्य अभियान चालू करना पड़ा। सामने था सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक परिसर हरमिंदर साहिब, जिसे हम आमतौर पर गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर मौजूद थे जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके हथियारबंद समर्थक। भारतीय सेना को आदेश मिला था कि गोल्डन टेम्पल परिसर में हथियारबंद लोगों को जिंदा या मुर्दा बाहर निकाला जाए। आखिरकार ऐसी स्थिति पंजाब में क्यों बनी और पंजाब में तनाव क्यों शुरू हुआ? अकाली दल की क्या मांगे थी? क्या अकाली दल एक अलग देश यानी खालिस्तान की मांग कर रहा था? भिंडरावाले इस आंदोलन के केंद्र में कैसे आए? और आखिरकार भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को भेजने का क्यों फैसला लिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते भारत। इस ऑपरेशन को ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। आइए, इस कहानी से पहले हमें पंजाब की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। 18वीं शताब्दी आते आते अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के तमाम रियासतों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पंजाब प्रांत में सिख अंपायर महाराजा रणजीत सिंह के कमान में था। 1801 से लेकर 1839 तक महाराजा रणजीत सिंह ने ही पंजाब प्रांत की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद सिख अंपायर को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और पंजाब प्रांत में हरियाणा के भूभाग को भी जोड़ दिया। महाराजा रणजीत सिंह के वंशजों को देश से बाहर शिफ्ट कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और पेंशन का लालच देकर उनके मुख को चुप करा दिया गया। अब सिखों की बात कौन करेगा? उस समय गुरुद्वारे के महंत प्रमुख रूप से सामने आने लगे, लेकिन सिखों को यह पसंद नहीं था। इसलिए साल 1920 में अकाली दल बनाया गया। साथ ही में अकाली मूवमेंट की शुरुआत कर डाली। अकाली दल को गुरुद्वारा रिपोर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर करके महंतों को गुरुद्वारे से निकाला जाए। 175 सिखों के दलों ने मिलकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति बनाई। इसी को SPGC कहते हैं। इसी को देखते हुए उस समय की ब्रिटिश सरकार ने सन 1920 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया। अब गुरुद्वारों की मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी इस कमेटी को सौंप दी गई। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। साथ ही में भारत की आजादी की मांग बहुत तेज होने लगी। अब जो सिखों ने सपने में भी नहीं सोचा था वह उनके साथ होने वाला था, क्योंकि साल 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें जिन्ना की अध्यक्षता में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई। अब जिसमें पंजाब का काफी बड़ा हिस्सा अब एक नए देश पाकिस्तान में जाने वाला था। इसी को देखते हुए उस समय अकाली दल के कुछ नेताओं ने अंग्रेजों पर इस परिसीमन को निरस्त करने की मांग की, क्योंकि उस समय पंजाब का 60% जमीन पाकिस्तान में चली जाती और सिखों की कई धार्मिक स्थान थे जो पाकिस्तान में चले जाते हैं। लेकिन अब अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी और भारत का बंटवारा हुआ, जिसमें सिखों को बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ा। उनकी जमीनें गई, उनकी रियासतें गई, कई मंदिर मठ पाकिस्तान के पंजाब में चले गए। साल बीतता गया। अब साल 1955 में पंजाबी सूबा आंदोलन अकाली दल के द्वारा चालू किया गया। इसकी मुख्य मांग यह थी कि भाषा के आधार पर एक अलग और स्वतंत्र पंजाबी भाषी राज्य पंजाब की गठन की जाए। उस समय मास्टर तारा सिंह अकाली दल के प्रमुख लीडर थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। इस आंदोलन के ठीक बाद ही सन 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत भारत की संसद में 18 सितंबर 1966 को पारित कर दिया गया। अब जो अंग्रेजों ने हरियाणा और पंजाब को एक कर दिया था, पंजाब राज्य बनते ही हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया और चंडीगढ़ को राजधानी बना दिया गया। और अब जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे उसको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। जबकि चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया, तब सिख समाज ने इसका विरोध किया, क्योंकि चंडीगढ़ में उस समय ज्यादातर हिंदू समाज के लोग रहते थे, इसलिए पंजाबी लोग इसका विरोध कर रहे थे। उनका बस एक ही मकसद था
कि पंजाब प्रांत में केवल पंजाबी ही बोलने वाले लोग रहे। अब पंजाब की 3 मुख्य नदियां थी, रावी, ब्यास और सतलज में कैनाल सिस्टम बना दिया गया ताकि उनके बगल के राज्य राजस्थान और हरियाणा को भी पानी भेजा जा सके। अब पंजाब के लोगों को केवल 23% ही पानी मिलेगा। इससे अकाली दल और कुछ कट्टरवादी नेता नाराज हुए और यहीं से चालू हुआ खालिस्तान मूवमेंट। चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान की मांग की थी। सन 1980 आते आते खालिस्तान की मांग बहुत तेज होने लगी। अब पंजाब में हिंदुओं को मारा जाने लगा और सारे लाइन ऑर्डर खत्म हो चुके थे और पंजाब में दंगा चालू होने लगा। इन सब के पीछे हाथ था जरनैल सिंह भिंडरावाले का, जो एक सिख धार्मिक उपदेशक था। 1977 में दमदमी टकसाल के प्रमुख थे, जबकि उस समय की कांग्रेस सरकार ने ही जरनैल सिंह भिंडरावाला को ही इतना पॉपुलर ही बना दिया। अब साल 1977 आता है। इस समय लोकसभा और पंजाब विधानसभा में चुनाव हो रहा था और इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई। इसी को देखते हुए उस समय जरनैल सिंह भिंडरावाला को कांग्रेस के ही संजय गांधी ने अकाली दल के खिलाफ चुनाव में खड़ा कर दिया था और सन 1980 के चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार पंजाब में बनी। उस समय दरबार सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भिंडरावाला की पॉपुलेशन पंजाब में बहुत तेज से बढ़ने लगी। अब वह अपने रास्ते से हटकर जगह जगह सभा करने लगा और धार्मिक स्पीच देने लगा। उसका केवल एक ही मकसद था कि पंजाब को एक स्वशासित राज्य बनाकर उस पर राज्य करना। वह चाहता था कि पंजाब से हिंदू बाहर चले जाएं। अब वह ऐसा माहौल बना दिया था कि सिखों को मालूम होने लगा कि हिंदुओं की ही वजह से पंजाब का बंटवारा हुआ था। अब इसने सिखों और हिंदुओं के बीच नफरत की दीवार खड़ा कर दी। इसी बीच पंजाब केसरी के ऑडिटर लाला जगत नारायण को हिंदी भाषा को सपोर्ट करने की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोपी भिंडरावाला को ही बनाया गया और अगले 2 दिन के अंदर पंजाब पुलिस ने उसको रिहा कर दिया। अब उसकी छवि लोगों में और बढ़ने लगी। फिर से वह भड़काऊ भाषण देने लगा। इसी बीच 17 अक्टूबर 1973 को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास को लेकर अकाली दल और एसजीपीसी के नेताओं का दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद पंजाब को बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने जरनैल सिंह भिंडरावाला को टिकट दे दिया और इसी बीच अब कांग्रेस ने भिंडरावाला को सपोर्ट करने लगी। इसी बीच जरनैल सिंह भिंडरावाला अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया और सन 1982 में अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरावाला मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत कर डाली। अब इसमें हिंदुओं को जान से मारा जाने लगा। कई हिंदू परिवार अब पंजाब को छोड़कर उसके बगल स्टेट हिमाचल और हरियाणा में बसने लगे। जरनैल सिंह भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया और वहीं से भड़काऊ भाषण देने लगा। 15 दिसंबर 1983 को अकाल तख्त पर वह जाकर बैठ गया। अब पंजाब में दंगा चालू हो गया और हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। अब इस सब दंगे का प्रमुख था जरनैल सिंह भिंडरावाले। इसी को देखते हुए उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को अरेस्ट करने का प्लान शुरू कर दिया। इसी बीच 25 अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की अमृतसर के दरबार साहब के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसके बाद पंजाब में माहौल और गर्म होने लगा। 6 हिंदू बसों को रोककर सभी पैसेंजरों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस दंगे को लेकर लगातार भारत सरकार पर दबाव आने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब भारत से पंजाब प्रांत अलग हो सकता है। अब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जरनैल सिंह भिंडरावाला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया और अब यहीं से चालू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश के बाद 31 मई 1984 की शाम को मेरठ के 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर कुलदीप सिंह बरार को वेस्टर्न हेडक्वार्टर से फोन आया, क्योंकि उस समय पंजाब प्रांत वेस्टर्न हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता था।
उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की जानकारी दी। मेजर कुलदीप सिंह बरार जब हेडक्वार्टर पहुंचे तो उनको ऑपरेशन ब्लू स्टार की जानकारी दी गई। अब सवाल यह उठता है, मेजर कुलदीप सिंह बरार को क्यों इस ऑपरेशन के लिए चुना गया? क्योंकि मेजर कुलदीप सिंह बरार सिख धर्म से आते हैं और ऑपरेशन अब ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर के ही अंदर करना था, तो जो सिखों की सबसे पवित्र स्थान है। इसीलिए सिखों में आक्रोश न हो, इसलिए मेजर कुलदीप सिंह बरार को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब उनको यह बताया गया कि जर्नैल सिंह भिडरावाले और उनके साथियों को स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त से जिंदा या मुर्दा बाहर निकाला जाए। अब 1 जून 1984 को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर भारत देश को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हम जर्नैल सिंह भिडरावाले से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जर्नैल सिंह भिडरावाले राजी नहीं हुए। इसीलिए उसी शाम 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और ट्रेन यात्रा रोक दी गई। सभी न्यूज रिपोर्टरों को अमृतसर छोड़ने का आदेश दे दिया गया और 2 जून 1989 को पाकिस्तान बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया। अब 3 जून की सुबह 1984 को गुरु अर्जुन सिंह की शहादत दिवस थी। उस दिन गोल्डन टेम्पल में हजारों लोगों का आना जाना था। अब जर्नैल सिंह भिडरावाले को पता चल चुका था कि उन्हें चारों तरफ से इंडियन आर्मी ने घेर लिया है। इसीलिए जो लोग गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने जा रहे थे उनको वहीं रोक लिया जाता था। इधर लगातार इंडियन आर्मी लोगों को बाहर निकलने के लिए अनाउंसमेंट कर रही थी, लेकिन जर्नैल सिंह भिडरावाले किसी को बाहर निकलने नहीं दिया। 4 जून 1984 को फिर इंडियन आर्मी ने अनाउंसमेंट किया ताकि जर्नैल सिंह भिडरावाले और उनके समर्थक सरेंडर कर दें। लगातार कोशिशों के बाद जर्नैल सिंह भिडरावाले सरेंडर करने को राजी नहीं हो रहा। अब अगले दिन यानी 5 जून 1984 को पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो ने सामने से अटैक करना शुरू कर दिया अकाल तख्त की ओर और लगातार आगे बढ़ने लगे कि अचानक जर्नैल सिंह भिडरावाले के लोगों ने ऑटोमेटिक गन से कमांडो पर अचानक हमला कर दिया। केवल 40 मिनट के अंदर कई कमांडो मारे गए। अब इंडियन आर्मी को पता चल चुका था कि जर्नैल सिंह भिडरावाले की गैंग में बहुत भारी संख्या में हथियारबंद समर्थक हैं। 5 जून की रात होते होते ऑपरेशन के दौरान विभिन्न इन्फेंट्री रेजिमेंट, कमांडो यूनिट और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हो गई। अब इस ऑपरेशन में भारी संख्या में भारतीय सेना सम्मिलित हुई। इनमें से गढ़वाल राइफल की 7वीं और 9वीं बटालियन के जवान शामिल हुए, बिहार रेजिमेंट के 12वीं बटालियन के जवान शामिल हुए और कुमारू रेजिमेंट के 9वीं बटालियन और 15वीं बटालियन के जवान शामिल हुए। डोगरा रेजिमेंट के 10वीं, 12वीं और 16वीं बटालियन के जवान शामिल हुए। मद्रास रेजिमेंट के 26वीं बटालियन के जवान शामिल हुए। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड की 10वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट और पैरा कमांडो को एक पैरा एसएफ जवान और एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF और अन्य कमांडो इकाइयां और कुछ बख्तरबंद वाहन। अब यह सभी सैनिक स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर अकाल तख्त की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि फिर अचानक से ऑटोमेटिक गन से अकाल तख्त की ओर से फायरिंग होने लगी। अब भारतीय सेना अकाल तख्त की ओर नहीं पहुंच पाती। इसी बीच भारतीय सेना ने बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया और अब यह बख्तरबंद गाड़ियां अकाल तख्त की ओर बढ़ ही रही थी कि उसी समय चाइनीज रॉकेट लॉन्चर से इन गाड़ियों को उड़ा दिया गया। अब इस ऑपरेशन को भारतीय सेना को सुबह होने से पहले ही खत्म कर देना था, क्योंकि अगर वहां के सिख धर्म के लोग जान जाते तो वह इस ऑपरेशन में बाधा डालते। और इसी को देखते हुए मेजर कुलदीप सिंह बरार ने अब भारतीय टैंकों को बुलाया और अब अकाल तख्त की बिल्डिंग पर गोले बरसाए जाने लगे। भारतीय टैंकों के द्वारा लगभग 80 गोले अकाल तख्त की बिल्डिंग पर दागे गए। 6 जून 1984 की सुबह अकाल तख्त पर इंडियन आर्मी पहुंचती है और जर्नैल सिंह भिडरावाले के साथ साथ उनके 40 साथियों की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। अब चौंकाने वाली बात यह हुई कि जर्नैल सिंह भिडरावाला का साथ दे कौन रहा था। तो अब इस ऑपरेशन में
भिंडरावाले की तरफ से इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल शबाक सिंह की बॉडी भी मिली। अब यह मालूम हो चुका था कि इतना बड़ा प्लान शबाक सिंह का ही था। अब इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल की लाइब्रेरी पूरी तरीके से जल चुकी थी। 554 खालिस्तानी मिलिटेंट मारे गए और इसमें भारतीय जवान 83 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 236 सैनिक घायल हो गए। और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब के सिखों के द्वारा देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने के लिए धमकी देने जाने लगी और आगे चलकर इसी ऑपरेशन की वजह से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उनके सुरक्षा कर्मी बेंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में घुसने का आदेश दिया था। इससे सिख समाज बहुत ही नाराज हो चुका था और भारत में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन किसी मंदिर के अंदर हुआ। इसी तरह इस ऑपरेशन में भिंडरावाला की मौत हो गई। सो फाइनली दोस्तों, यह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी। सो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।